दुनिया के इतिहास में ना कुछ ऐसे जबरदस्त इकोनॉमिक शिफ्ट्स हुए हैं जिन्होंने देशों की किस्मत ही पलट कर रख दी। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने जा रहे हैं, भारत के महान आर्थिक उलटफेर की। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। जरा सोचिए, 1750 में दुनिया में जो भी औद्योगिक सामान बनता था उसका एक चौथाई यानी 25% भारत में बनता था। और फिर सिर्फ 150 साल बाद 1900 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2% पर आ गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस इतना नीचे कैसे चला गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस गिरावट को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 18वीं सदी से पहले भारत की इकॉनमी असल में थी कितनी ताकतवर। तो देखिए, ये कोई पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इतिहासकार तो इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहते हैं, मतलब औद्योगिकरण का एक शुरुआती रूप। यहाँ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था, स्पेशलाइज्ड लेबर था। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उस समय यूरोप में हो रहा था। आसान भाषा में कहें तो भारत दुनिया का कारखाना था। और यहाँ बन क्या क्या रहा था? मतलब कमाल की विविधता थी। कपड़ा तो था ही, साथ में स्टील, जहाज और ये सारे उद्योग ग्लोबल लेवल पे जबरदस्त कंपेटिटिव थे। अब ये नंबर देखिए, 223,250 टन्स। ये 16वीं और 17वीं सदी में सिर्फ बंगाल का सालाना जहाज बनाने का आउटपुट था। ये उस वक्त उत्तरी अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनियां थीं उनके कुल उत्पादन से भी कहीं ज्यादा था। और ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी एडवांस थी। ये कोई छोटे मोटे पारिवारिक बिजनेस नहीं थे, बल्कि श्रेणी नाम के ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशंस थे। सोचिए, हजारों सदस्य, अपना मैनेजमेंट, अपने नियम कानून। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने इस आर्थिक महाशक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया? ये नजरिया हमें उस दौर में हुए आर्थिक उथल-पुथल के पैमाने को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए एक तबाही थी। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। औद्योगिकरण या अंग्रेजी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इस पूरे आर्थिक उलटफेर के केंद्र में था। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी जगह की औद्योगिक क्षमता को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया जाता है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक चीजें होती गईं। अंदरूनी अस्थिरता और बाहरी दबाव दोनों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव ही हिला दी। अर्थशास्त्री इसे 2 एक्ट की ट्रेजेडी की तरह देखते हैं। पहले एक्ट में अंदरूनी कमजोरियों ने भारत को कमजोर किया, और फिर दूसरे एक्ट में ग्लोबल कंपटीशन की एक ऐसी लहर आई जिसका सामना भारत के हाथ से काम करने वाले कारीगर नहीं कर पाए। और इसका असर जमीन पर क्या हुआ वो बहुत भयानक था। आप देखिए, हथकरघा उद्योग में धागे का उत्पादन लगभग आधा हो गया। इसका मतलब है कि लाखों कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसी फाइनेंशियल प्रोसेस जिसने सिस्टमैटिकली भारत से पैसा ब्रिटेन पहुंचाया। ये कॉन्सेप्ट, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, समझना बहुत जरूरी है। उत्सा पटनायक जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने इस पर बहुत काम किया है। अब ये होता कैसे था, ये बहुत दिलचस्प है। जरा इस प्रोसेस को समझिए। कंपनी पहले भारतीय उत्पादकों से टैक्स वसूलती थी, फिर उसी टैक्स के पैसे का एक हिस्सा इस्तेमाल करके उन्हीं उत्पादकों से उनका माल खरीद लेती थी। उत्पादक को लगता था कि ये तो एक नॉर्मल बिजनेस डील है। फिर उस माल को भारत से बाहर भेज दिया जाता था। तो हुआ ये कि ब्रिटेन को भारतीय सामान मुफ्त में मिल गया। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि भारत का अपना ही टैक्स का पैसा भारत की दौलत को देश से बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक ऐसा इकोनॉमिक रिवर्सल किया जो बहुत गहरा और लंबा चला। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। जहां एक तरफ ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, वहीं भारत की जीडीपी असल में घट गई। इसी को ग्रेट डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये चार्ट देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। दुनिया की इकोनॉमी में भारत की हैसियत कहां से कहां पहुंच गई। दुनिया की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था से घटकर ये 5% से भी कम पर आ गई।
और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा था, इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। जब उद्योग खत्म हो गए तो लोग खेती की तरफ भागे, जमीन पर दबाव बढ़ा और नतीजा ये हुआ कि दशकों तक गरीबी बढ़ती चली गई। तो संक्षेप में कहें तो भारत की पूरी इकोनॉमिक आइडेंटिटी ही बदल दी गई। जो देश पहले तैयार माल बनाकर बेचता था, अब वो सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला और ब्रिटिश फैक्ट्रियों का बना सामान खरीदने वाला एक बाजार बनकर रह गया था। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, ये जो इतिहास है शोषण का, ये आज की दुनिया में अमीर और गरीब देशों के बीच के फर्क को कैसे तय करता है? ये सोचने वाली बात है।